हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 15 जुलाई 2021 के न्यूज़ ब्रीफिंग सेक्शन में आपका स्वागत है। तो ये शुरू करते हैं आज की न्यूज़ ब्रीफिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है टोक्यो ओलंपिक्स में। उसमें जो किस प्रकार से हर सेक्शन में जो खिलाड़ी हैं, मैन वुमेन सेक्शन में जो खेलने वाले हैं लोग, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जो एथलेटिक्स में है, बैडमिंटन में है, बॉक्सिंग में है और इक्वेस्ट्रियन में है, फेंसिंग में है, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रॉकिंग, इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें जो सेक्शन है सभी में भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे। और देखते हैं कि यहाँ पर कितने मेडल्स हमें मिल पाते हैं, और तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जुलाई 23 से लेकर अगस्त 8 तक ये ओलंपिक्स जो है वो टोक्यो में होने वाले हैं। तो सिर्फ डेट आपके लिए ध्यान में रखने की चीज़ है, बाकी पूरा आपको ये डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे हो सके तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इसमें कुछ विशेष इतना काम का नहीं है। सिर्फ डेट याद रखिएगा और याद रखिएगा कि ये टोक्यो में इस बार हुए हैं 2020 के जो ओलंपिक्स थे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारे सबसे पहले आर्टिकल में जो बात की गई है वो वैक्सीनेशन को लेकर की गई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो वैक्सीन का जो अभी स्लो कम हुआ है, वैक्सीनेशन का उस स्लो को लेकर बात की गई है कि जो ये स्लो है वो वैक्सीनेशन का कम होता जा रहा है। इसलिए जो प्राइवेट सेंटर है उन्हें अपने वैक्सीन जो उनके पास में अवेलेबल है उसे यूज़ करना चाहिए और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना चाहिए। मिस्टर भूषण जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग में ये बात की है कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो प्राइवेट लेवल पर बहुत ही डाउन हो गया है। इसी वजह से जो टोटल वैक्सीनेशन है वो भी डाउन हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने जो अभी ये मीटिंग की थी उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश टाइप की जो सभी ऑलमोस्ट स्टेट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे वो भी इसमें प्रेजेंट थे। तो उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीन है वो तो प्रिपेयर कर ली है, लेकिन अभी जो उनके द्वारा वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो उस लेवल पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो वैक्सीनेशन का जो नंबर है वो डाउन हो गया है। इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात अपनी इस मीटिंग में कही है। साथ ही उन्होंने जो अनयूटिलाइज जो वैक्सीन है उसके बारे में भी कहा है कि अब तक जो है 38 करोड़ वैक्सीन हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, जिनमें से 1.1 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास में अवेलेबल है, जो कि अनयूटिलाइज है। इन्हें यूटिलाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो स्टेट के लेवल पर भी किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों पे जो स्टेट गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। और जुलाई में उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 13.50 करोड़ वैक्सीनेशन करने का टारगेट रखा है, जिसे कि ये जुलाई में ही कंप्लीट किया जाएगा। तो इस प्रकार जो वैक्सीनेशन का जो स्पीड है उस वो कम हुआ है, उस स्पीड को लेकर यहाँ पर मीटिंग की गई है और कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके जो वैक्सीनेशन है वो बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर पे वैक्सीनेशन कम होने का मेन कारण एक है कि प्राइस भी है। वहाँ पर जो प्राइस का क्लॉज लगा हुआ है उस क्लॉज के कारण भी कई लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाते हैं। जो लोग उसे अफोर्ड करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वही लोग वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन करवाते हैं। और इस स्थिति में जो गरीब आदमी होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाता और उनकी भीड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उमड़ती है, जहाँ पर जो कोविड की गाइडलाइन भी बहुत ही आसानी से तोड़ी जाती है। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर इसी कारण से जो वैक्सीनेशन है वो अच्छा रहता है और प्राइवेट हॉस्पिटल पे थोड़ा कम है। तो इसी की और जो है स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देने की बात इस मीटिंग में कही गई है। दूसरी जो न्यूज़ है उसमें हरियाणा से रिलेटेड ये न्यूज़ है। हरियाणा में जो अभी जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है डेथ्स का, जिसमें डेथ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस रजिस्ट्रेशन में 60,397 डेथ हैं वो एक्सेस पाई गई हैं। जबकि जो ऑफिशियली जो डाटा मिला था उसमें 8,303 ही कोविड के द्वारा मृत्यु दिखाई गई थी। जो डाटा अब बढ़कर 60,397 हो गया है। इसमें जो अप्रैल का जो डाटा है उसमें 28,000 मौतें हुई हैं
और मई का जो डाटा है उसमें 48,000 मौत हुई हैं। इसी वजह से जो ये डाटा है वो इतना अप हुआ है, इतना हाई आया है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो कोविड-19 के द्वारा सेकेंड वेव के द्वारा जो मृत्यु हुई हैं, उन मृत्युओं की वजह से ही ये जो डाटा है वो ऊपर आया है। और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी। आप जानते हैं कि कर्नाटका में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी कि जो डेथ का जो रेशियो है वो अचानक से जो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद में कई गुना बढ़ गया था। तो इसी न्यूज़ में इसी बात का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर जारी कर कर जो कांवड़ यात्रा है उसके संबंध में यूपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उससे जवाब मांगा है और रिस्पॉन्स देने को कहा है। इसमें जो कांवड़ यात्रा है वो जुलाई 25 को चालू करने की बात की गई थी, शुरू करने की बात की गई थी। इसके लिए जो थर्ड वेव है और कोविड की उसके प्रति चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सेल्फ कॉग्निजेंस लिया है। स्वयं प्रसंज्ञान जिसको कहते हैं, स्वयं प्रसंज्ञान ये लेते हुए इस ऑर्डर को पास किया है और इन सभी गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को जो नोटिस सर्व किया है और रेस्पॉन्स देने को कहा है कि अगर कोविड के टाइम पे जब ऐसा लॉकडाउन की स्थिति आप लोग कर देते हैं और लॉकडाउन की स्थिति में सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं और स्कूल जो है वो कई समय से बंद ही पड़े हैं, ऐसी स्थिति में जो ये कांवड़ यात्रा है वो करना जरूरी है। इस प्रकार का नोटिस इन्हें सर्व किया गया जिसका जवाब इन्हें जल्द से जल्द देना है। दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक पिटीशन दायर की गई है सिडिशन को लेकर कि जो सिडिशन का लॉ है वो 60 साल पुराने जो जजमेंट हुए थे उसके अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन अभी के समय में इसे वापस से देखने की ज़रूरत है और इसे वापस से रीडिफाइन करना चाहिए। इस प्रकार की पिटीशन एक जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 1962 में जब केदारनाथ केस में सेडिशन का जो क्लॉज था उसे राइट माना गया था, ठीक माना गया था। तो उस समय जब जो फंडामेंटल राइट्स है उसका इतना ज़्यादा डेफिनेशन नहीं था और लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को लेकर इतने सारे जो आज चीज़ें उपलब्ध हैं वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो इस प्रकार की एक पिटीशन दायर की गई जिस पर सुनवाई अभी होना बाकी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि लगातार जो सेडिशन का लॉ है इस पर बार बार या तो किसी प्रकार की पिटीशन आ रही है या किसी प्रकार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेली दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो सेडिशन का लॉ है वो अभी काफ़ी चर्चा में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा और सेडिशन के क्लॉज को भी ध्यान में रखिएगा। ये अभी पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस को अभी जो कोर्ट है उसने एक फ़ाइन दिया है 25,000 का और उसमें कहा है कि जो अप्रूव है वो आपने ढंग से नहीं किया, इसके लिए जो ये फ़ाइन है आपको भरना पड़ेगा। बेसिकली जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस दंगों को लेकर ये अप्रूव था जिसमें कि एक जो आदमी था उसमें उसकी जो कनपट्टी पर आँख और कनपट्टी और आँख में गोली लगी थी, उसको लेकर ये डिसीजन दिया गया है जिसमें कि एफआईआर है वो एफआईआर बेस इसमें प्रॉब्लम थी और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें भी फेयरनेस जो कोर्ट ने है वो नहीं मानी है कि इसमें फेयरनेस भी नहीं है और जो फार्सिकल मैनर है इसे ज़बरदस्त मनमाने तरीके से इसे पूरा किया गया है। तो इस प्रकार की बात इस न्यूज़ में बताई गई है। दोस्तों, पेपर की दृष्टि से इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन एस्पेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार जो पुलिस है वो अपने प्रेशर, किसी प्रकार के प्रेशर में या किसी प्रकार की अन्य चीज़ों में आकर इस प्रकार के कार्य करती है और जो रिजल्ट होता है जिसके लिए पुलिस पर विश्वास किया जाता है, जिसके लिए पुलिस को माना जाता है, वो विश्वास कहीं न कहीं डगमगा जाता है और जो पब्लिक है वो इसी प्रकार जो पुलिस को है वो मेन विक्टिम समझने लगती है, जबकि ये लोग किसी अन्य प्रेशर में काम करते हैं। वो प्रेशर सोशल टाइप का भी हो सकता है और पॉलिटिकल टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उस प्रेशर में आकर जो पुलिस वाले हैं वो इस तरीके का कार्य करते हैं जो कि गलत है। एक तरीके से उन्हें अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ कोर्ट में और कोर्ट ने अंत में इस जांच को गलत मानते हुए और मनमाना मानते हुए 25,000 का जो जुर्माना है वो दिल्ली पुलिस पर किया है। दोस्तों, इस आर्टिकल में दिल्ली डेवलपमेंट डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन जो है दिल्ली का, उसके वाइस चेयरमैन जो हैं जसमीन शाह ने ये बताया है कि जो
दिल्ली है वो एक फर्स्ट सिटी है, और फर्स्ट सिटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो चार्जर है वो इंस्टॉल करने का प्रपोजल बनाया गया है, जिसमें एक फ़ोन कॉल पर या ऑनलाइन अप्लाई के द्वारा एक चार्जिंग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर है वो अवेलेबल किया जाएगा। इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, और प्राइवेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तैयार करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें तैयार करने की बात की गई है, जिसमें ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटी होगी, जिसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चार्जर के उनका इंस्टॉलेशन रेजिडेंशियल प्लेसेस पे किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन में किया जाएगा और बिल्डिंग्स में किया जाएगा, मॉल्स में भी इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और डिसीजन का जो इम्प्लीमेंट है वो सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ और एमपैनल करने वाले जो वेंडर्स हैं उनका डिस्कॉम के थ्रू किया जो सर्टिफिकेशन है उसके बाद में किया जाएगा। और इस प्रकार से जो वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग में इन्होंने जो जैस्मिन शाह है उन्होंने इस प्रकार की बात की गई है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर नंबर अभी बढ़ नहीं रहा है तो उस नंबर बढ़ने का जो मेन जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में जो चार्जिंग का इश्यू है वो ही सबसे बड़ा इश्यू है। चार्जिंग जो है वो अभी लोकली अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, और घर से चार्ज करने के बाद में अगर पर्सन को कहीं अगर लंबे आउटर पे जाना है या लंबे आउटडोर पर जाना है, टूर पर जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो वापस से चार्ज करने वाली स्थिति है वो नहीं बन पाती है, और जो उसका चार्जर कैरी करने में भी उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस प्रकार का जो स्टेप है उससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके सेल में भी इजाफा होगा। साथ ही जो इसमें ग्रांट देने का भी इन्होंने बात कही गई है कि जिसमें 100% जो परचेज़ किया जाएगा चार्जिंग इक्विपमेंट का उसमें 6,000 पर चार्जिंग पॉइंट का जो है वो ग्रांट दिया जाएगा, और फर्स्ट 30,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। जो पहले जो 30,000 पॉइंट जो होंगे जो इंस्टॉल किए जाएंगे जिनके द्वारा उनको 6,000 जो रुपये हैं उनकी ग्रांट दी जाएगी और उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है चार्जर के उनका इंस्टॉलेशन दिल्ली में किया जाएगा। और इसके अलावा जो है इस प्रोसेस में गूगल का भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। गूगल के द्वारा जो गूगल मैप की फैसिलिटी होती है उसका इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा, जिससे कि जो बसेज होंगी उनकी लाइव लोकेशन और रियल टाइम स्थिति हर पैसेंजर को पता रहेगी, जिसमें बस के नंबर के द्वारा भी बस की जो एक्चुअल स्थिति है उसको पता लगाया जा सकेगा। तो इस प्रकार का जो एक डेवलपमेंट है वो दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के द्वारा हाल ही में की गई है। एक अन्य डेवलपमेंट में जो राजस्थान के एक निर्भया स्क्वाड करके एक फोर्स है, इस फोर्स में जो लेडी कांस्टेबल्स को शामिल किया गया है। ये लेडी कांस्टेबल्स बेसिकली मार्शल आर्ट और अन्य जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो अन्य जो लड़ाई की तकनीक हैं उसमें मास्टर होती हैं, उसमें इनको मास्टरी हासिल होती है, और ये स्कूल और मॉल्स और कई ऐसी जगह पर हैं जो इन्हें वहाँ पर तैनात किया जाता है, जिससे कि जो लेडीज़ है उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आ सके। इस प्रकार ये निर्भया स्क्वाड की जो संरचना राजस्थान में की गई थी। हाल ही में इस स्क्वाड के द्वारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे CSR को जो प्राइवेट एजुकेशन के में जोड़ने की बात की गई है, जिसमें जो वुमेन्स होंगी उनके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। इस प्रकार का प्रपोजल इन्होंने सरकार को भेजा है कि जो CSR है वो CSR की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जो वुमेन एजुकेशन में स्किल एजुकेशन से जोड़ा जाए, ताकि जो कोविड-19 का जो अभी समय चल रहा है उस समय में जो वुमेन्स हैं वो अपने किसी एक काम को चुनकर स्किल डिपेंडेंट और अपना निर्वहन कर सके। इस प्रकार जो निर्भया स्क्वाड है वो जयपुर में काम करता है, और इसके स्क्वाड के द्वारा ऐसी बात प्रपोजल भेजा गया है, और ये जानकारी जो है स्क्वाड की नोडल ऑफिसर हैं सुनीता मीणा उनके द्वारा दी गई है, और कहा गया है कि जो इस प्रकार की एजुकेशन जो गांव की लड़कियों को दी जाएगी, जिससे कि वो अपना जीवन यापन का एक जरिया तैयार कर सकें, और डिजिटल स्किल होने के कारण उन्हें कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा, और जो आज के समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और नई जो एवेन्यू है इसमें नए जो आयाम है इसमें वो भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कि जो CSR से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उनको अप्रोच किया जाएगा। उनको अप्रोच करके जो CSR की
जो इनमें लाइबिलिटी बनती है उसको इस तरफ डाइवर्ट करने की बात करी जाएगी। इस प्रकार जो निर्भया स्क्वाड है उसका जो फॉर्मेशन है वो 2019 में किया गया था और 2019 के बाद में ही यह तब से लेकर अब तक कार्य कर रहा है, जो जिसमें इन्होंने पेंडेमिक के टाइम में जो भी रेड जोन एरिया थे जयपुर में, वहाँ पर फ्री पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके द्वारा किया गया था। इस प्रकार के जो सोशल जो वर्क हैं इनके द्वारा किए जाते हैं और डेवलपमेंट के कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। और जो नारायण सेवा संस्थान जो है एक उदयपुर में, उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी CSR की जो इस प्रकार एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबिलिटी के लिए जो प्रपोजल अभी दिया है उसकी सराहना की है। तो इस प्रकार जो कुल मिलाकर CSR से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बनती है उससे एजुकेशन के फील्ड में काम में लेने की बात इस न्यूज़ में कही गई है। जो कि अभी प्रपोजल है, प्रपोजल सरकार को सौंपा हुआ है, लेकिन अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस न्यूज़ में जो आदमी है उसने 147 वुमेंस को जो है वो परमानेंट कमीशन भी प्रदान किया है, जिससे कि परमानेंट कमीशन लेने वाली जो वुमेंस उनका नंबर बढ़कर 424 अब हो गया है, जिसमें से 615 में से टोटल ये नंबर है। तो इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अपना एक वर्डिक्ट दिया था कि इसे परमानेंट कमीशन में तब्दील किया जाना चाहिए। जो 277 शॉर्ट कमीशन जो वुमेन थी उनके भी मेडिकल सिक्योरिटी के बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और इसके पश्चात मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से डायरेक्शन दिया था और परमानेंट कमीशन जो नहीं दिया गया था वुमेंस को, उसके बारे में इस प्रकार की बात की गई थी, जिसमें 147 जो वुमेंस हैं उनको परमानेंट कमीशन हाल ही में दिया गया है। एक अन्य न्यूज़ में जो तालिबान है उसने जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता हुआ एक बॉर्डर है उसको अपना एरिया बना लिया है और उसमें स्पिन बोल्डक करके जो जगह है उस पर अपना कब्जा कर लिया है। इस प्रकार की न्यूज़ अभी सुनने को मिली है, जिसमें तालिबान का जो जमावड़ा है वहाँ पर कंप्लीटली कर लिया गया है और पाकिस्तान की बॉर्डर से लगती हुई ये जगह है। और इस प्रकार अगर ये कंसर्न बहुत मेजर है, जिस प्रकार पाकिस्तान में तालिबान अगर आ जाता है और वहाँ पर कोई इंसर्जेंसी होती है, वहाँ पर कोई अगर घटना घटित होती है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो भारत पर पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भारत में ईरान अफगानिस्तान से इस प्रकार इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे से ये इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जो तालिबान है उसने पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर कब्जा किया है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी देखने को मिली हैं और न्यूज़ में भी इस बारे में काफ़ी बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो ये एक जो मेजर कंसर्न भारत के लिए बन सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हाल ही में जो मई के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो उसका रिलीज़ हुआ है और इसमें 12.7% का जो डाटा है वो अभी तक तैयार किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो मई का जो डाटा है उसमें 12.9% का नंबर था, जबकि अभी ये 12.7% हो गया है। उसमें भी जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि काफ़ी बढ़े हैं और ये होलसेल का प्राइस का जो इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि पेट्रोल मुख्य है, डीजल मुख्य है, नैफ्ता है, ATF है। इस प्रकार जो फूड है और मेटल का प्राइस है वो भी बढ़ा है। इसी वजह से जो है वो WPI के जो रेशियो है वो अभी बढ़ा है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो 0.75% मई में था, जो कि अभी फ्यूल और पावर में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2.9% की प्राइस में हुई है। आप देखिए कि जो 0.75% है वो टोटल WPI बढ़ा है मई से, और जो पेट्रोल का प्राइस है वो उसमें 2.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार जो फ्यूल और पावर जून में है वो भी हाईएस्ट WPI इसमें देखने को मिला था, जिसमें एनुअल WPI का रेशियो 32.8% आता है, जबकि मई में ये 37.6% सिर्फ मई का ही आया था। इस प्रकार जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन जो है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फूड में आप देखेंगे तो ये 6.6% है और मई में जो था वो 8.1% था। इसी प्रकार से जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें 10.88% था और जो मई में है वो 10.83% था।
तो इस प्रकार से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो लेकिन जो मेन है वो पेट्रोल और फूड और जो डीजल है उनको लेकर ही मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार जो WPI है वो भी अभी बढ़ता जा रहा है। कोल इन्फ्लेमेशन जो है वो भी अभी राइज पर है, जिसमें कि सारी चीज़ें हैं उसमें महंगाई का बहुत ही बुरा प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो ये डाटा है जो कल कॉमर्स इंडस्ट्री ने इसे जारी किया है। दूसरी ओर जो शुगर केन का कल्टीवेशन है उस कल्टीवेशन को लेकर बात की गई है कि जो 309 लाख टन जो शुगर केन का है वो उससे शुगर का आउटपुट मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार जो 3% हायर इस बार शुगर का सोइंग किया जा रहा है। 2021-22 में 54.55 लाख हेक्टेयर जगह पर जो शुगर केन है वो लगाने की बात की जा रही है। जो शुगर केन का एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश में 23.12 लाख है और 2020 में ये 23.7 लाख ही रह गया है। महाराष्ट्र में जो ये एरिया है वो 11% है, जिसमें 12.75 लाख हेक्टेयर आता है। कर्नाटक में जो 5.22 लाख है और इस प्रकार से जो हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट है उसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुगर केन का हुआ है और इस शुगर केन से 307 लाख टन जो है वो शुगर मिलने की संभावना है। तो इसका जो स्पेशल प्रोडक्शन होता है वो स्पेशल सीजन में तमिलनाडु और कर्नाटका में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रोडक्शन की बात की गई है। शुगर से रिलेटेड ये डाटा है, शुगर केन से रिलेटेड डाटा है। तो एग्रीकल्चर का जो काफ़ी कुछ डाटाबेस क्वेश्चन अभी पूछा जाता है और अगर IFOs भी आप देते हैं ये सिविल सर्विसेज के साथ में तो उसके लिए भी ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हाल ही में जो संविधान का 340 अनुच्छेद होता है उस अनुच्छेद के तहत जो एक आयोग गठित किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OBC को लेके वापस से रीस्ट्रक्चर के लिए, और OBC में जो भी कास्ट आती हैं उपकास्ट आती हैं उन जाति उपजाति जो हैं उनके वापस से गठन के लिए जो आर्टिकल 340 का उपयोग करके जो आयोग गठित किया गया था उसकी जो टाइम लिमिट है वो 31 जुलाई 2031 तक हुई थी पहले। अब इसे बढ़ाकर जो 31 जनवरी 2022 तक कर दी गई है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दी है और इससे जो लाभ होगा उसमें इस आयोग के कार्यकाल और इसके संदर्भ की जो शर्तें हैं और प्रस्तावित विस्तार है उसमें हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उप वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे हैं उसमें एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। देखिए ये तो एक जो किताबी बात इन्होंने यहाँ पे बताई है, लेकिन एक आप देखेंगे कि काफ़ी समय से ये आयोग है वो कार्य कर रहा है। इसमें जो पेंडेमिक के समय जो निकल गया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी समय में कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा जो काफ़ी समय से जो ओबीसी का रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है कोर्ट्स में, कई बार ये कहा है कि OBC में सारी जाति को आप जो है वो शामिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें वापस से रिस्ट्रक्चर कीजिए और प्रॉपर तरीके से उन्हें OBC जो कैटेगरी है उसमें शामिल कीजिए। तो इस प्रकार से इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो देखते हैं अब इसकी फाइनल रिपोर्ट कब तक आती है। दोस्तों एक अन्य मंत्रिमंडल की बैठक में जो न्यायपालिका के लिए जो रिफॉर्मेशन के लिए एक अन्य योजना बनाई गई थी जिसमें केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये योजना थी उसे भी आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ गतिविधियां थी उसमें न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं और विकास के लिए केंद्र से आयोजित जो योजना थी 1993-94 से चल रही है। इसमें जो न्यायालय में लंबित और बकाया मामलों को कम करने के लिए जो पर्याप्त न्यायिक ढांचा है उसको बनाने की बात की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय हैं और उनके बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 2014 तक अब तक 20 से अधिक वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने 3,444 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और इसके ठीक विपरीत जो वर्तमान सरकार में पिछले 7 वर्षों में 5200 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दी गई है, जो कि 60% तक अधिक है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय अधिनियम जो 2008 है उसको 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। इसमें देश में ग्रामीण इलाके में न्यायिक प्रणाली को त्वरित और आसान बनाने की जो भूमिका से इस प्रकार का कार्य किया गया था। इसमें भी प्रति ग्राम न्यायालय डेवलपमेंट का कार्य किया गया, उसमें 18 लाख रुपए खर्च किए गए।
तो इस प्रकार से डेवलपमेंट का कार्य न्यायालयों के लिए किया गया है। इसमें 2021 से 2026 तक जो इस योजना में जो क्रियान्वयन किया जाना है उसमें 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इसमें खर्चा करने की बात की गई है और जो कुल 4500 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सभी जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के लिए जो 3800 कोर्ट हॉल और 4000 आवासीय इकाइयाँ बनाई जाएंगी। इसमें कुल 700 करोड़ की जो लागत है वो सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 1450 वकीलों के लिए हॉल बनाए जाएंगे। इसमें कुल 47 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिले और अधीनस्थ न्यायालयों में 1450 जो हैं वो शौचालय बनाए जाएंगे और कुल 60 करोड़ रुपए की लागत से अधीनस्थ न्यायालयों में 3800 करोड़ रुपए के डिजिटल कंप्यूटर लगाए जाएंगे और 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस योजना में लागू करने के लिए गाँव में ग्राम न्यायालय का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार इस जो योजना है उसमें इस प्रकार के डेवलपमेंट कार्य जो न्यायालय के लिए किया जाएंगे। इसके अलावा न्याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की भी इसमें शुरुआत की गई है, जिसमें निर्माणाधीन कोर्ट हॉल जो होगा या आवासीय इकाई होगा उसका पूरा डाटा संग्रह के साथ बेहतर जो उसका डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को इसके द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे तो इस पूरी योजना में न्यायपालिका का डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना का जो लाभ है वो देश की जनता को मिलने वाला है और अधिकारियों को मिलने वाला है। उनका जो कंफर्ट है वो बढ़ेगा और साथ ही जो देश की जनता है उस जनता को जो उनके जो मुकदमे हैं उन मुकदमों का जो त्वरित निस्तारण इस प्रक्रिया से हो पाएगा। इसी को ध्यान में रख के इस प्रकार का डेवलपमेंट का प्रोसेस चलाया जाएगा, जैसे कि आगे 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। एक अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के डिसीजन के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है उसे भी जारी रखने की अनुमति मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है, जिसमें जो योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 4660 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र के हिस्से के रूप में 3000 करोड़ रुपए रहेंगे और राज्य के हिस्से के रूप में 1660 करोड़ रुपए रहेंगे। वित्तीय जो खर्चा है उसकी इसमें अनुमति दी गई है। साथ ही जो आयुष मिशन है उसे 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ये डेट आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि आयुष मिशन को 15 सितंबर 2014 को चालू किया गया था। इसके अलावा भारत के पास में आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा, रिगपा, यूनानी और होम्योपैथी जैसे जो पारंपरिक पद्धतियाँ हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अद्वितीय विरासत है, जो इनके बीमारियों के निवारण करने के लिए एक ज्ञान का खजाना है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो योजना है वो चलाई जा रही है और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राष्ट्रीय आयुष मिशन को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सस्ती सेवाओं पर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है और मेडिकल की सेवाएं जो है वो सस्ती प्रदान करने के लिए इस मिशन को चालू किया गया है। कुल मिलाकर मिशन में जो निम्नलिखित परिणाम है वो आने की उम्मीद है, जिसमें पहला आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित संबल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसके अलावा बेहतर सुविधाओं से लैस बहुत सारे आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा को बेहतर बनाना है। इसके अलावा आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से जो संचालित और गैर संचालित रोगों को है उनको कम करने की स्थिति भी इसके द्वारा पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में जो कोविड-19 के समय में जो कई इससे रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन और कई उपकरण हैं, उन उपकरण का जो प्राइस है वो अनकंट्रोल हो गया था और 5000 की चीज़ भी 50,000 में बिक रही थी। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो इसी के लिए जो सरकार है वो सरकार ने इन मामलों की बढ़ते हुए संख्या को देखते हुए इनकी कीमत है उनको अधिसूचित कर दिया है और ऐसा उन्होंने DPCO 2013 के पैरा 19 के तहत जो शक्तियाँ मिलती हैं उनके द्वारा इस अधिसूचना को जारी किया है और 13/7/2021 को ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमत जो है वो वितरण स्तर पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 70% तक तय कर दिया है। ट्रेड मार्जिन जो रहेगा उसमें 70% तक का ही जो है वो फ़र्क रहेगा। इससे पहले फरवरी 2019 में जो इसमें कैंसर रोधी दवाओं में ऐसा डिसीजन लिया गया था, जिसमें ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर थे उसमें
इस प्रकार की सीमा तय की गई थी। और अनुसूचित जो ट्रेड मार्जिन था उसमें इस अधिसूचना को अभी लागू किया गया है। जो संशोधित कीमतें हैं वो 20 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो निर्माता द्वारा तय की गई कीमत को प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान इन चिकित्सा उपकरणों की मूल्य सूची वैवाहिक परिसर के एक खास हिस्से में प्रदर्शित करेगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो जानकारी है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। और ट्रेड मार्जिन तय करने के लिए जो संशोधित MRP है उसका पालन नहीं होता है तो निर्माता और आयातकर्ताओं के खिलाफ जो आदेश है औषधि नियंत्रण का 2013 उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और 15% ब्याज की दरों से 100% से अधिक जो अतिरिक्त राशि है उसका जुर्माना इसमें किया जाएगा। इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य औषधि नियंत्रक की होगी। और इसके तहत उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता इन चिकित्सा उपकरणों को संशोधित MRP से अधिक कीमत पर किसी भी उपभोक्ता को नहीं बेचे, जिससे कि कालाबाजारी को रोका जा सके। गौरतलब है कि यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा, जिसकी समीक्षा वापस से 31 जनवरी 2022 को की जाएगी। तब तक ये जो है वो यही ट्रेड मार्जिन जिसमें 70% का डिफरेंस लागू किया गया है उसको जारी रखा जाएगा। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इसमें जो कैबिनेट की एक मीटिंग में और महंगाई राहत में जो वृद्धि की गई है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रकार का डिसीजन दिया गया है जिसमें कर्मचारियों को जब इस प्रकार का भत्ता दिया जाता है तो उसे महंगाई भत्ते के नाम से जाना जाता है। और पेंशन भोगियों को जब इस प्रकार की सुविधा दी जाती है तो इसे महंगाई राहत के नाम से जाना जाता है। इसे 17% ये पूर्व में हुआ करती थी 17%, जिसे बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है, जो कि 11% की एक साथ की बढ़ोतरी को दर्शाता है। 1 जुलाई 2021 से इस बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार जो केंद्र सरकार ने जो अपने कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस प्रकार की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ ब्रीफिंग में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।